हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जामों का समय बहुत कम बचा है बेटा। लगातार आपको रोज़ाना सभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने होंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे और अच्छे से नंबर आ सकें। तो इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए बेटा आपको मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। तो बेटा मैं लगातार आपको यूट्यूब पर अच्छे से अच्छे प्रश्न प्रत्येक सब्जेक्ट में बेटा करा रहा हूँ, और आपका ये फ़र्ज़ है कि उन प्रश्नों को रेगुलर देखते रहें, रेगुलर देखकर उन्हें याद करते रहें। तो बेटा जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर लगातार उन प्रश्नों को याद कर रहा है, तो बेटा उन्हें उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं लगातार प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिससे उसके सभी सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे और अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी बेटा, है ना। तो आज की जो हमारी वीडियो है बेटा, वो है कक्षा 12 की बायोलॉजी विषय की बेटा। किस सब्जेक्ट की बेटा? बायोलॉजी, अर्थात जीव विज्ञान की। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बेटा, जो आपको अच्छे से आना जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं बेटा आज की वीडियो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, आप इसके नंबर पर नहीं जाएंगे। मैं कई बार आपसे ये बात कह चुका हूं बेटा। आप केवल देखेंगे प्रश्न। क्या देखेंगे बच्चों? प्रश्न। तो देखें, त्रिसंलयन क्या है? क्या पूछ रहे हैं बेटा? त्रिसंलयन क्या है? ये कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताएं। त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताएं। ये बेटा 2019 और 20 में आया हुआ प्रश्न है बेटा, और प्लस ये एनसीईआरटी भी है। देखते हैं बेटा इसका आंसर। चलिए इसे थोड़ा ऊपर करते हैं, जिससे आंसर आसानी से दिखेगा। देखें बेटा, इसका उत्तर है पराग नलिका से मुक्त दोनों नर केंद्रों में से। पराग नलिका से मुक्त दोनों नर केंद्रों में से एक मादा केंद्रक से संयोजन करता है, और दूसरा केंद्रक भ्रूण कोश में स्थित द्वितीय केंद्रक यानी 2n से संयोजन करता है। अब द्वितीय केंद्रक में दो केंद्रक पहले से होते हैं। बेटा ये लाइन ध्यान रखने की जरूरत है, तभी आप इस आंसर को समझ पाएंगे। क्या कह रहे हैं? पराग नलिका से मुक्त दोनों नर केंद्रों में से एक, बेटा पराग नलिका से मुक्त जो दोनों नर केंद्रक होते हैं, उनमें से जो एक होता है बेटा, एक मादा केंद्रक से संयोजन करता है, और जो दूसरा होता है वो नर केंद्रक भ्रूण कोश में स्थित द्वितीय केंद्रक अर्थात 2n से संयोजन करता है। ठीक है, पहले ने किससे किया बेटा? पहले ने किससे किया? एक जो होता है वो मादा केंद्रक से संयोजन कर लेता है, और दूसरा होता है बेटा वो नर केंद्रक भ्रूण कोश में द्वितीय स्थित केंद्रक 2n से संयोजन करता है। अब अगले देखें, द्वितीय केंद्रक में दो केंद्रक पहले से होते हैं। ये लाइन ध्यान देना है बेटा। द्वितीय केंद्रक में क्या होते हैं? दो केंद्रक पहले से होते हैं, तथा नर केंद्रक के संलयन के पश्चात मतलब बाद केंद्रकों की संख्या कितनी हो जाती है बेटा? 3 हो जाती है। केंद्रकों की संख्या कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। 3 केंद्रों को का यह संलयन या 3 केंद्रकों का यह संलयन त्रिसंलयन अर्थात ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। त्रिसंलयन की प्रक्रिया भ्रूण पोष में होती है। ये एक अच्छा पॉइंट है बेटा। त्रिसंलयन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो आप कहेंगे भ्रूण कोष में होती है, तथा इसमें ध्रुवीय केंद्रक अर्थात द्वितीय केंद्रक व नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं। तथा इसमें ध्रुवीय केंद्रक अर्थात द्वितीय केंद्रक व नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये प्रश्न का आंसर आपको समझ में आया बेटा?
त्रिसंलयन क्यों होता है? क्योंकि जो पहला वाला केंद्रक होता है बेटा वो एक मादा केंद्रक से संलयन करता है या संयोजन करता है, और दूसरा जो होता है वो नर केंद्रक वो भ्रूण कोश में स्थित द्वितीय केंद्रक से संयोजन करता है। और द्वितीय केंद्रक में कितने केंद्रक होते हैं बेटा? दो। तो दो ये, एक और मादा वाला मिल गया, कितने हो गए बेटा? तीन हो गए। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है? भ्रूण कोश में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है बेटा, भ्रूण कोश में। चलिए देखते हैं नया प्रश्न। अगला प्रश्न समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखें। ये देखें प्रश्न क्या है, ये भी थोड़ा सा समझेंगे इस बार। देखो बेटा, प्रश्न है अगला कि भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष की तुलना कीजिए। बेटा अगर तुलना आएगा आपको तब भी यही टेबल बनाना है, और अगर अंतर आएगा तब भी आपको यही टेबल बनाना है। ठीक है बेटा, आंसर यही देना है, चाहे अंतर आए चाहे तुलना आए। तो भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष की तुलना कीजिए। ये 2014, 15, 17 और 18 4 साल ये प्रश्न बेटा आया हुआ है। चलिए इसकी हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष की तुलना। अगर बेटा इस प्रश्न में आता भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष की अंतर लिखिए, तो एक तरफ क्या हेडिंग डालते बेटा? भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष की में अंतर, और एक टेबल बनाते जिसमें पहले में बेटा भ्रूण कोश और दूसरे में भ्रूण पोष। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं बेटा, इनकी तुलना क्या है, इसमें अंतर क्या है, ध्यान से समझेंगे। इधर बेटा नंबर डालते रहना, पहला दूसरा, ठीक है। क्या है? बीजांड अर्थात गुरु बीजाणु धानी के अंदर बनने वाले 4 गुरु बीजाणुओं में से एक क्रियाकारी गुरु बीजाणु से परिवर्धित होता है। आवृत बीजी पौधों का मादा युग्मोद्भिद है। भ्रूण कोश की बात हो रही है बेटा। क्या होता है ये? बीजांड अर्थात गुरु बीजाणु धानी के अंदर बनने वाले 4 गुरु बीजाणुओं में से एक क्रियाकारी गुरु बीजाणु से परिवर्तित होता है। आवृत बीजी पौधों का मादा युग्मोद्भिद है। क्या है? मादा युग्मकोद्भिद है। भ्रूण कोश में देख लेते हैं बेटा, ये तो कोश था। आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन में घटित, कौन से निषेचन बेटा? द्विनिषेचन में घटित द्वितीय केंद्र के निषेचन अर्थात त्रिसंलयन से बने प्राय त्रिगुणित केंद्रक से विकसित होता है। अनावृतीय बीजी पौधों में यह युग्मकोद्भिद होता है। तो बेटा ये तो अभी पढ़ा था भ्रूण पोष। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया बेटा इसके अंतर का। अगला देखते हैं, अच्छे से समझाएंगे बेटा, और अच्छे से समझना भी है आपको। तो दूसरा क्या है, जरा ध्यान से समझेंगे। ये बेटा दूसरे नंबर का है, इधर पॉइंट डालते रहेंगे, ठीक है। ये दूसरा है। देखिए बेटा दूसरा क्या है? यह प्राय केवल 8 केंद्रकों, यह प्राय केवल 8 केंद्रकों, बेटा आप चाहें तो ये ब्रैकेट का ना भी लिख सकते हैं, ठीक है, और चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे यह प्राय केवल 8 केंद्रकों 3-3 2 स्थानों पर कोशिकाओं के रूप में तथा 2-2 सामान्य जीवरव में द्वितीयक केंद्रक के रूप में, आप चाहें तो ये ब्रैकेट का बेटा ना भी लिख सकते हैं, ठीक है। केवल इतना लिख सकते हैं, यह प्राय केवल 8 केंद्रकों तथा कुछ जीवद्रव्य से बनी सदैव अगुणित संरचना है। क्या लिखेंगे बेटा? यह प्राय केवल 8 केंद्रकों तथा कुछ जीवद्रव्य से बनी सदैव अगुणित संरचना है। ठीक है बेटा, किन किन से? 8 केंद्रक से और कुछ जीवद्रव्य से। इधर देखेंगे, यह अनगिनत के केंद्रकों वाली संरचना है जो प्राय त्रिगुणित अथवा बहुगुणित होता है, किंतु अनावृत्तियों में यह अगुणित ऊतकों के रूप में होता है। तो बेटा इन दोनों का अंतर भी है और इन दोनों की ये तुलना भी है। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, कठिन नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप समझ रहे हैं। ये तीसरा पॉइंट है। क्या है? यह मादा जनन इकाई को आश्रय देने वाली संरचना है। यह मादा जनन इकाई को आश्रय देने वाली संरचना है बेटा। देखो मादा जनन इकाई को क्या देती है? आश्रय देती है। क्या देती है बेटा? आश्रय देती है। अब इधर देखेंगे, यह एक पोषक ऊतक है जो भ्रूण को बनते समय, यह एक पोषक ऊतक है जो भ्रूण को बनते समय अथवा अंकुरण के समय पोषण प्राप्त कराती है।
भ्रूण को बनते समय अथवा अंकुरण के समय क्या कराती है बेटा? पोषण प्राप्त कराती है। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न, चौथा पॉइंट बेटा। सभी आवृतबीजियों के बीजांड में अवश्य होता है। क्या होता है बेटा? सभी आवृतबीजियों के बीजांड में अवश्य होता है। इधर देखेंगे, यह बनता आवश्यक है, किंतु द्विबीजपत्रियों में प्रायः बढ़ते हुए भ्रूण के द्वारा अवशोषित हो जाने से सभी बीजों में नहीं होता। नहीं होता, जबकि एक बीजपत्री बीजों में यह होता है। कह रहे हैं ये बनता तो जरूर है, किंतु बीजपत्रियों में प्रायः बढ़ते हुए भ्रूण के द्वारा अवशोषित हो जाने से सभी बीजों में नहीं होता, जबकि एक बीजपत्री बीजों में ये होता है। तो बेटा ये आप इनकी तुलना लिख सकते हैं, भ्रूण कोश और भ्रूण पोष की। चलिए अगले देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न समझे, अच्छा प्रश्न है। देखो पहले तो प्रश्न ही समझ लेते हैं। प्रश्न है बेटा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न मतलब नीचे जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन पर क्या लिखिए? टिप्पणी लिखिए, अपनी बात लिखिए। सबसे पहले अनिषेक फलन का नंबर पे क्या है बेटा? अनिषेक फलन। अब आप ये देख सकते हैं 2014, 17, 18, 19 और 23 अर्थात 5 सालों में ये लगातार आया हुआ है। अगला देखते हैं बेटा, खा नंबर का बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता प्रश्न है बेटा। अब आप ये देख सकते हैं 14, 15, 16, 18, 23 5 साल ये भी आया है। या बेटा क्या आ सकता है? अनिषेक फलन एवं बहुभ्रूणता में अंतर लिखिए, 2017 में है बेटा। या अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए, ये 2022 में आया है। तो चलिए दो हैं बेटा यहाँ पर प्रश्न, एक है अनिषेक फलन और दूसरा है बहुभ्रूणता। इन दोनों को पढ़ते हैं अच्छे से, जिससे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा अनिषेक फलन। क्या डालेंगे हेडिंग? अनिषेक फलन। जो प्रश्न था पेपर में आएगा, अनिषेक फलन किसे कहते हो, तो जरा ध्यान से समझना बेटा। यह शब्द नॉल ने दिया, एक वैज्ञानिक था, यह शब्द नॉल ने दिया अंडाशय यानी ओवरी, अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। एक ही बात में याद हो जाएगा बेटा, अंडाशय से बिना निषेचन के, वैसे तो निषेचन के बाद ही फल प्राप्त होता है, लेकिन अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। देखो अनिषेक फलन से आप अगर परिभाषा तोड़ें तो निषेक का अर्थ क्या होता है? निषेचन के पश्चात फलन मतलब फल, और आ मतलब नहीं, यानी ऐसा फल जो निषेचन के बाद प्राप्त ना हो, बिना निषेचन के ही प्राप्त हो, वही होता है अनिषेक फलन। समझ में आया बेटा? तो यह शब्द किसने दिया था? नॉल ने दिया था। अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अगले देखते हैं, तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। यह फल बीज रहित होते हैं। कितनी अच्छी बात है बेटा, यह फल कैसे होते हैं? बीज रहित, अर्थात इनमें बीज नहीं होता है। ये फल बीज रहित होते हैं, इनमें बीज नहीं होता है। अगले देखते हैं, अंगूर, केले तथा अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। अनिषेक फलन को हार्मोन, अगले देखते हैं बेटा, अनिषेक फलन को हार्मोन, अगले देखो ध्यान से, हार्मोन जैसे ऑक्सिन व जिबरेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। हार्मोन किस किस के? जैसे ऑक्सिन व जिबरेलिन के, थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं बेटा, ऑक्सिन व जिबरेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। अनार, नारियल या उन फलों में जिनमें खाने योग्य भाग बीज है, अनिषेक फलनी का फल बनाना बेकार है, क्योंकि इसमें बेटा बीज होते हैं, तो उसका फल बनाना बेकार है। तो बताओ अनिषेक फलन समझ में आया है नहीं आया बेटा? अवश्य आएगा, प्रत्येक प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन उसकी शर्त है ये, वीडियो को आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेके एंड तक अवश्य देखेंगे। ठीक है बेटा? चलिए अगला जो प्रश्न हमसे पूछा था वो था बहुभ्रूणता। इसको भी अच्छे से देख लेते हैं बेटा, बहुभ्रूणता क्या है। देखो हेडिंग डालेंगे बेटा बहुभ्रूणता। एक बीजांड या एक बीज में से एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना। एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। क्या है बेटा? एक बीज या
बीज में से एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना क्या कहलाता है बेटा? बहुभ्रूणता कहलाता है। अनावृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है, परंतु आवृत बीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। कितना अच्छी बात है बेटा कि एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। अनावृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है, परंतु आवृत बीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। आवृत बीजी में कैसे बेटा कम पाई जाती है? बहुभ्रूणता, ध्यान से देखें, बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन ल्यूनवेहॉक, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है बेटा ये ऑब्जेक्टिव। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन ल्यूनवेहॉक ने 1791 में संतरे के बीजों में की थी। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूनवेहॉक। कितनी सन में? 1791 में। किस फल पर? संतरे के बीजों में की थी। यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधे की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं बेटा। परंतु इनमें से क्या है बेटा? परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को क्या करता है? जन्म देता है। लेकिन एक बीज में बहुत सारे भ्रूण क्या हो जाते हैं बेटा? विकसित हो जाते हैं। ये होती है बहुभ्रूणता। आया बेटा समझ में? चलिए अगले देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, ध्यान से समझेंगे, समझ में ये भी आएगा अच्छे से। देखें अगला प्रश्न है बेटा, असंग जनन। क्या है? असंग जनन क्या है? उपयुक्त उदाहरण देकर इस प्रक्रिया को समझाइए। असंग जनन क्या है? उपयुक्त उदाहरण देकर इस प्रक्रिया को समझाइए। तो बेटा ये प्रश्न आया है, आप देख सकते हैं NCERT 2014, 17, 18 और 21 में। और या फिर ये बेटा ऐसे नहीं आया तो कैसे आएगा? या असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है? ये बेटा 2020 में आया है। या असंग जनन से आप क्या समझते हैं? ये बेटा 2022 और 23 में आया प्रश्न। अगला है असंग जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 2022 में आया प्रश्न बेटा। तो चलिए असंग जनन जान लेते हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनेकों बार प्रश्न में बोर्ड एग्जाम में आया है। हेडिंग डालेंगे असंग जनन। क्या लिखेंगे बेटा? कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते। कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते तथा इनकी अनुपस्थिति में, उपस्थिति नहीं बेटा, अनुपस्थिति की बात हो रही है, तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण होता है। कैसे पौधे का बेटा? नए पौधे का निर्माण होता है। इस क्रिया को असंग जनन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? असंग जनन कहते हैं। इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। असंग जनन की खोज किसने की थी बेटा? विंकलर नामक वैज्ञानिक ने। होता क्या है कि जो पौधे होते हैं वो उनके जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते, इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण होता है। तो क्या कहती है क्रिया बेटा? असंग जनन। यानी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे बनते हैं, तो ये क्रिया असंग जनन कहलाती है। और इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। विंकलर नाम के वैज्ञानिक ने बेटा की थी। अगले देखते हैं, असंग जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं बेटा दो प्रकार उसके कौन कौन से हैं, अच्छे से समझते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे इसे। देखें बेटा, समझें। पहला है बेटा कायिक जनन। क्या है? कायिक जनन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता। किसी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है। बेटा इस प्रकार के प्रजनन में क्या होता है? बीज नहीं बनता। किसी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है एक नया पौधा जन्म लेता है, जैसे गन्ना, आलू आदि। तो इसमें बीज कहाँ बनता है बेटा? गन्ने से ही अगली फसल होती है, आलू से ही अगली फसल होती है। तो ये क्या होता है? कायिक जनन। अगला देखते हैं बेटा, दूसरा है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता
लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीजों का निर्माण। क्या है बेटा? लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीजों का निर्माण। इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, परंतु बीज बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है। इस प्रकार के प्रजनन बीज द्वारा होता है, परंतु बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। चलिए बेटा अगले देखते हैं। ध्यान से देखना बेटा, प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न है अगला देखें। पर परागण से होने वाले लाभ और हानियों का उल्लेख कीजिए। बेटा पर परागण से जो लाभ होते हैं और जो हानियां होती हैं उन्हें बताना है। ठीक है, पहले तो आप ये देखिए ये प्रश्न कितने वर्ष आया है। कितने वर्ष आया है बेटा? देखो 2016, 2019, 2023 3 साल ये प्रश्न आया हुआ है बेटा। तो इसे अच्छे से देखेंगे हम। ठीक है, उत्तर है बेटा पर परागण के लाभ। पहले तो आप क्या हेडिंग डालेंगे? पर परागण से लाभ, क्योंकि हमसे बेटा दोनों पूछा है, हमसे लाभ भी पूछा है और हानियां भी पूछी हैं। तो पहला हेडिंग क्या पड़ेगा बेटा? पर परागण से लाभ। पर परागण से निम्नलिखित लाभ है। ये एक सुंदर सी लाइन लिख दिया करो, एक लाइन हो ही जाएगी। पर परागण से निम्नलिखित लाभ है। देखिए बेटा, पहला, पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े, भारी एवं स्वादिष्ट होते हैं तथा इनमें बीजों की संख्या अधिक होती है। तो बेटा पर परागण से ये एक लाभ है कि इनके फल कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? बड़े होते हैं, भारी होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं और इनमें बीज क्या होता है? अधिक होता है, जिससे बीज भी बन सकता है। अगले देखते हैं दूसरा, पर परागण से उत्पन्न बीज भी बड़े, भारी, स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं, जिससे उपज बढ़ जाती है। तो बेटा पर परागण से क्या होगा? जब फल बड़ा होगा तो बीज भी बड़े होंगे, स्वस्थ होंगे, और बीज जब अच्छा होगा तो उससे क्या होगी? उपज, अर्थात अगली जो फसल होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। चलिए तीसरा देखते हैं बेटा। तो ये सब क्या चल रहे हैं अभी? लाभ। क्या चल रहे हैं बेटा? लाभ। देखें तीसरा, इन बीजों से उत्पन्न पौधे भी बड़े, भारी, स्वस्थ एवं सक्षम होते हैं तथा इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की अत्यधिक क्षमता होती है। इन बीजों से उत्पन्न पौधे जो होते हैं कैसे होते हैं बेटा? बड़े होते हैं, भारी होते हैं, स्वस्थ होते हैं और सक्षम होते हैं तथा इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता होती है। अगला देखते हैं बेटा, चौथा प्रश्न, पर परागण द्वारा रोग अवरोधक नई जातियां तैयार की जा सकती हैं। पर परागण द्वारा रोग अवरोधक नई जातियां तैयार की जा सकती हैं। रोग अवरोधक मतलब इसमें ज़्यादा रोग ना लगें। अगले देखते हैं बेटा पांचवा, पर परागण से आनुवांशिक पुनर्योगन द्वारा नई विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। पर परागण से आनुवांशिक पुनर्योजन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न की जा सकती हैं। बेटा ये सब लाभ हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, पर परागण द्वारा प्रकृति में स्वतः ही पौधों की नई जातियां उत्पन्न होती रहती हैं। बेटा पर परागण से क्या होता है? प्रकृति में स्वतः मतलब खुद ही नई जातियां उत्पन्न होती रहती हैं, जिनमें नए गुणों का समावेश होता है। जिनमें क्या होता है बेटा? नए गुणों का समावेश होता है तथा हाइब्रिड विगर के कारण अच्छी संतति बनती है। तथा हाइब्रिड विगर के कारण अच्छी संतति बनती है। तो बेटा इतने फायदे थे, इससे इतने लाभ थे। अब आपको तो पता है बेटा, जिस चीज से लाभ है उससे वही नुकसान तो होगा ही होगा, हानि तो होगी ही होगी। तो इससे हानियां भी हैं। अब हानियां क्या हैं वो भी देख लेते हैं। देखो बेटा, अब हेडिंग क्या डालेंगे बेटा? हानियां। पर परागण से हानियां, तो वही सुंदर सी लाइन, पर परागण से निम्नलिखित हानियां हैं। पहला देखते हैं, पर परागण की क्रिया अनिश्चित होती है। पर परागण की क्रिया कैसी होती है बेटा? अनिश्चित होती है, क्योंकि परागण के लिए यह वायु, जल एवं जंतु पर निर्भर होती है। ये सही बात है ना बेटा? पर परागण किस पे क्रिया डिपेंड होती है बेटा? वायु, जल और जंतु, कोई तो माध्यम चाहिए इसके लिए, और नहीं होगा तो नहीं हो पाएगी ये क्रिया। दूसरा है बेटा, परागित करने वाले साधनों की समय पर उपलब्धता ना होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं।
ये तो बता रहा था बेटा। अगर माध्यम नहीं है परागण होने का तो कई पुष्प परागित नहीं होते हैं। परागित करने वाले साधनों की समय पर उपलब्धता न होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से क्या होता है बेटा, रह जाते हैं। तो यही नुकसान है। तीसरा है बेटा, पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है बेटा। अब दूसरे नहीं है तो पर परागण नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 3 हो गए, चौथी जरा हम देखते हैं, ध्यान से समझना बेटा। हानि क्या है चौथी? कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों के चटकीले रंग, बड़े दल, सुगंध तथा मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है। बेटा कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों को क्या चीज बेटा, चटकीले रंग, बड़े दल, सुगंध यानी कि खुशबू, मकरंद आदि उत्पन्न करना पड़ता है, जिनमें सबसे अधिक पदार्थ का अपव्यय होता है तथा अधिक ऊर्जा का भी ह्रास होता है। बेटा पुष्प जो ये करता है उसमें सबसे ज्यादा अधिक ऊर्जा क्या होती है बेटा, व्यय होती है। क्या होती है? व्यय। पांचवा देखते हैं बेटा, पर परागित पुष्पों विशेषकर वायु परागित पुष्पों में पराग कण अधिक संख्या में नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? नष्ट हो जाते हैं। अगला देखते हैं बेटा। अगला है छठा, पर परागित बीज सदैव हाइब्रिड होते हैं यानी संकर होते हैं। पर परागित जो बीज होते हैं बेटा वो सदैव संकर होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। और आप जानते हैं हाइब्रिड ज़्यादा बेहतर नहीं होते। चलिए बेटा ये थी इसकी हानियाँ पर परागण से। अगले देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न था। तो ये थे बेटा वायु के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। कैसे बेटा? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि बेटा ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अवश्य लाइक कीजिएगा। और एक दूसरे को सब्सक्राइब भी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है। और अपने दोस्तों को, सभी को बेटा जो भी रिलेशन में हो दोस्त हो, उन्हें आप शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे सभी का भला हो और कोई भी बच्चा फेल ना हो सके, है ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।